हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय ज्ञान। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 500 प्लस वन लाइनर रैंडम क्वेश्चन जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के हर क्षेत्र से आए हैं, चाहे इतिहास, पुरस्कार और खेल, इनसे लाकर हम आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाले इन 500 प्रश्नों को, जो भी आपके नवंबर दिसंबर माह में यूके ट्रिपल एस से यूके पीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं या 2022 में होंगे, उसके लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हिंदी व्याकरण के हमारे पिछले पाठों को अवगत होना है, देखने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर हमने ये जीके पार्ट आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। बिना देरी के हम शुरू करेंगे इन प्रश्नों को। साथियों, पहला प्रश्न, जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषामर्दिनी और लकुलिश तथा नटराज, जो ये सारे क्या है मंदिर हैं, इन मंदिरों को निर्माण कार्य कराया था जागेश्वर में इष्टगण शासक के द्वारा। तो जागेश्वर में इष्टगण शासक ऐसा शासक था जिसने नवदुर्गा मंदिर, महिषामर्दिनी मंदिर, लकुलिश मंदिर तथा नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। दूसरा सवाल, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार बताया गया है? तो इष्टगण पुत्र ललित सुरदेव ऐसा शासक था जिसको साथियों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इनका जिक्र किया गया है और इनको कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार की संज्ञा इनको दी गई है। किसको? ललित पुत्र सुरदेव को। अगला सवाल, बैजनाथ मंदिर बनाया था? तो बैजनाथ मंदिर बनवाया था ललित पुत्र भूदेव ने। तो आपको याद रखना है, बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ललित पुत्र भूदेव को। बैजनाथ मंदिर कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में है। कार्तिकेयपुर राजवंश में किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी? तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी इच्छरदेव ने। कार्तिकेयपुर राजवंश से बिलोंग करते थे। अगला सवाल, सलोड़ादित्य वंश के किस शासक ने भुवन विख्यात दुर्मदारती, सीमांतनी और दशकय गुरु की उपाधि धारण की हुई थी? तो इच्छरदेव, जिसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी, उसको ही इतनी उपाधि दी गई थी। भुवन विख्यात, दुर्मदारती, सीमांतनी, वैदित्य दीक्षादान और दशकय गुरु, इनको ये उपाधि दी गई थी। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजाओं के जो देवता थे उनका नाम क्या है? तो अपने राजाओं के जो देवता थे, अपने देवताओं के नाम पर ही इन्हें अपने राज्य का नाम रखा था। तो इनके जो देवता थे कार्तिकेय थे। अगला सवाल, किस क्षेत्र में यह प्रचलित है कि यदि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्यास्त हो गया, समझ लो कि रात्रि हो गई? तो कुमाऊं क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था उस समय, जहाँ पे उस समय कहा जाता था यदि कार्तिकेयपुर वंश के वहाँ पे सूर्यास्त हो गया, समझ लो कि पूरा कुमाऊं में रात्रि हो गई। अगला सवाल, समझ लो इसका समझ सकते हो साथियों, उस समय इतना खौफ था कार्तिकेयपुर वंश का। कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा और लोक भाषा थी क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा और लोक भाषा थी वो थी, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत और लोक भाषा थी क्या? पाली। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस महान संत का आगमन हुआ था? कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में आए थे आदिगुरु शंकराचार्य जी। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने शरीर का परित्याग 820 ईस्वी में कहाँ पे किया? केदारनाथ में। अगला सवाल, कार्तिकेयपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन शासकों का आधिपत्य था? तो कार्तिकेयपुर राजाओं का जब यहाँ से पतन हो गया था, उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में शासन किया कत्यूरी वंश ने। अगला सवाल, कत्यूरी शासकों में अशांतदेव वंश के शासकों की राजधानी थी? तो अशांतदेव एक वंश कत्यूरी शासकों में ही बना हुआ था। अशांतदेव वंश के पहले जो राजधानी थी जोशीमठ में थी, बाद में इसने यहाँ से स्थानांतरण अपनी राजधानी कर रणचूलाकोट कर दी थी। अशांतिदेव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था जिसने समय तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया हुआ था? तो अत्याचारी शासक के रूप में हम जानते हैं अशांतिदेव वंश के ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव मंडी भी फेमस है साथियों, आप लोग उधमसिंह नगर में जाओगे तो कभी। तो इसी तरह से यहाँ पे उस समय जो अत्याचारी शासक की कैटेगरी में आता था ब्रह्मदेव, जो अशांतिदेव वंश का अंतिम शासक उस समय का माना जा रहा था। अगला सवाल, अशोक चल्ल कौन है और कहाँ का राजा था जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था? तो अशोक चल्ल था साथियों पश्चिमी नेपाल का, जिसने कत्यूरियों पर
1191 में आक्रमण किया और यहाँ का कुछ भाग अपने अधिकार में ले लिया था। तो आपको याद रखना, अशोक चंद कहाँ का निवासी था? पश्चिमी नेपाल का। अगला सवाल, 1223 ईस्वी में किस नेपाल शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो 1223 में एक नेपाली शासक ऐसा था जिसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया, उसका नाम है कराचल देव। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरों के बाद किसने नेतृत्व में 1216 ईस्वी में चंद राजवंश की स्थापना हुई थी? तो बताया जाता है कि सोमचंद, और यहाँ पे थोरचंद लिखा हुआ है। तो चंद वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है साथियों, सोमचंद को जाता है। आप लोग भी एग्जाम में आता है तो सोमचंद ही करिएगा साथियों। तो 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपाव से अल्मोड़ा बनाई? तो बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपाव से अल्मोड़ा कब बनाई? 1563 में। यह उस समय का चंदवंश का शासक था। चंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो बाज बहादुर चंद को चंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो चंद राजाओं की देन है साथियों, जो कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है, आजकल भी है लागू। भूमि निर्धारण प्रणाली आजकल भी जो लागू है, यह चंद राजाओं द्वारा ही हमें अभी तक यहाँ पे बरकरार है कुमाऊं क्षेत्र में। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाएं जो राज्य चिन्ह मानते थे, गाय को मानते थे। अगला सवाल, चंदू और मुगलों में संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो चंदू और मुगलों में संबंध होने की जानकारी किसमें मिलती है? जो शाहनामा और जहांगीरनामा जो पुस्तक है साथियों, जो मुगल शासकों द्वारा लिखी गई थी, उसमें चंदू और मुगलों के संबंध होने की जानकारी मिलती है, इसमें जिक्र है। अगला सवाल, कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया था? तो कुमाऊं में चंद शासक का अंत हुआ 1790 में, और किन के द्वारा किया गया था? नेपाली गोरखाओं के द्वारा। तो चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। अगला सवाल, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? तो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा शहर में मल्ला महल का किला बनवाया था। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे बड़े 54 ठकुरी राजाओं खसियों का शासन था। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध किस गढ़ से था? तो 52 से 54 गढ़ थे उस समय साथियों गढ़वाल में। इन गढ़ों का एकीकरण राजा जयपाल ने किया था, और इसमें इन गढ़ों में जो सबसे शक्तिशाली गढ़ था, चांदपुर का गढ़ था, चमोली जनपद में अभी भी यहाँ पे इसके हैं साथियों। तो यह जो गढ़ था चांदपुर गढ़, ये चमोली जनपद का है, और भानु प्रताप इसका राजा हुआ करता था। अगला सवाल, चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था गुजरात से आया हुआ। तो राजा भानु प्रताप का दामाद बना कनकपाल, जो गुजरात से आया हुआ था, और उसने यहाँ पे परमार वंश की नींव रखी। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा? तो गढ़वाल में परमार वंश का शासन साथियों अंग्रेजों के टाइम भी रहा, हर समय लगभग। आप लोग देख सकते हो कि अभी तक भारत जब हमारा आज़ाद हो चुका था 1949 तक, जब यहाँ पे टिहरी बना, टिहरी को उत्तराखंड में जब मिला दिया गया, तो यह 1949 तक बरकरार रहा। तो 1 अगस्त 1949 को यह उत्तराखंड का जिला बन गया था। तो गढ़वाल में परमार वंश का शासक 888 ईस्वी तक रहा। अगला सवाल, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की थी? तो राजा अजयपाल गढ़ नरेश जो था, जिसने गढ़ों का एकीकरण किया था, उसने अपनी राजधानी पहले चांदपुरगढ़ की, चांदपुरगढ़ से फिर देवलगढ़ की, फिर देवलगढ़ से उसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित कर दी थी। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो लोधी थे, दो लोधियों द्वारा परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी, जैसे इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो बलभद्र शाह से ही जो शाह प्रचलन हुआ वह चला साथियों। जैसे जो भी अब बलभद्र शाह के बाद परमार वंश के शासक होंगे, उनके जो नाम के आगे शाह की उपाधि लगेगी। किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए थे? तो गढ़वाल की उस समय की जो संरक्षिका थी साथियों महारानी कर्णावती थी, क्योंकि उनका छोटा बच्चा उस समय
विराजमान था। तो उनकी जो प्रीतम शाह की पत्नी थी, तो शाहजहाँ के जो वहाँ पे उस समय आए थे मुगलों के सैनिक यहाँ पे राज करने के लिए, उनको पकड़ाकर उन्हें नाक काट दी थी उनकी। तो आपको याद रखना है, नाकाटी रानी भी हम महारानी कर्णावती को कहते हैं। महारानी कर्णावती को नाकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। किस परमार शासकों ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? तो पृथ्वीपति शाह ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को यहाँ पे संरक्षण दिया हुआ था। गढ़वाल शासक मानसा और महपति शाह के समय कौन से हमले हुए? तो गढ़वाल शासक मानसा और महपति शाह के समय यहाँ पे हमले हुए, तिब्बती हमले। गोरखू ने कुमाऊं को जीता 1790 में। और अगला सवाल, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1790 में हुआ। इस आक्रमण पर वे पराजित हुए थे। अगला है वन लाइनर हमारा क्वेश्चन, गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो अमर सिंह थापा और हस्तदल चौतरिया जो थे, इनको यहाँ पे विजय मिली साथियों। और 1803 में गोरखों को, तो यहाँ पे राजा प्रद्युम्न शाह जो थे घायल हो चुके थे, तो फिर इनने यहाँ पे राज किया। गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुआ? तो खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को निर्णायक युद्ध पंवार वंश के शासक उस समय के प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच उस समय लड़ा गया साथियों। तो यह निर्णायक युद्ध था जिसमें वीर गति को प्राप्त हुआ राजा प्रद्युम्न शाह, और यहाँ पे गढ़वाल में गोरखाओं ने अपनी नींव रखी। तो आपको याद रखना है 14 मई 1804 का वह दिन था। अगला सवाल, किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हैंगस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित किया? तो सुदर्शन शाह जो पंवार वंश का शासक था, यानी प्रद्युम्न शाह का बेटा था, तो उसने क्या किया साथियों, यहाँ पे मदद के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाया। और अंग्रेज उस समय के हर क्षेत्र में थे, अंग्रेजों ने उस समय भारत पर राज कर रखा था। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था अंग्रेज का, लॉर्ड हैंगस्टिंग था, उसने अंग्रेज द्वारा सेना यहाँ पे गोरखों के विरुद्ध भेज दी थी। तो उनको लाया सुदर्शन शाह। अगला सवाल, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग दुर्दापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो अंग्रेजों ने अपनी चालाकी यहाँ भी दिखा दी साथियों, और उनने एक रणनीति के तहत सुदर्शन शाह से आधा भाग जो है गढ़वाल का ले लिया था। बल्कि बात जो हुई थी छोटे की हुई थी, कुछ बात अलग हुई थी, बट यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे षड्यंत्र करके सुदर्शन शाह से पूर्वी का आधा भाग अपने हड़प लिया था। अगला सवाल, आधा राज्य अंग्रेजी कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पे कर दी थी? तो आधा राज्य जब अंग्रेजों के कब्जे में चले गया था, तो गढ़वाल नरेश उस समय का सुदर्शन शाह थे, उसने अपनी छोटी सी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? टिहरी में। 1815 की बात है। अगला सवाल साथियों, इसके बाद कुछ जो राजा थे उनका डिस्कस हम कर लेते हैं। सुदर्शन शाह, गढ़वाल का विभाजन इनके द्वारा किया गया। 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टिहरी ने स्थानांतरित कर दी थी। तो आपको याद रखना है, श्रीनगर से टिहरी एक बार फिर से राजधानी किसके द्वारा की गई? सुदर्शन शाह के द्वारा की गई। 28 दिसंबर 1815 की बात यह है। अगला सवाल, प्रताप शाह, तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है किस पंवार शासक को जाता है? तो प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की हुई थी। अगला जाता है 1898 में अंग्रेजों ने किसे CSI की उपाधि दी थी? तो सर कीर्ति शाह एक ऐसा शासक था पंवार वंश का जिसे अंग्रेजों ने भी सराहा और उसे CSI की उपाधि 1898 में दे डाली। अगला सवाल, प्रजातंत्र की मांग में जन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और रियासत को समाप्त करने की मांग। तो नरेंद्र शाह ने प्रजा मंडल की मांग की और जन आंदोलन किया, स्वतंत्रता आंदोलन और रियासत को समाप्त करने की मांग की, जो टिहरी में उस समय विद्यमान थी। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण स्वतंत्रता की मांग और आंदोलन फरवरी 1948 में प्रजातंत्र शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा? 1949 में भारत में विलय और उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया गया। तो मानवेंद्र शाह एक ऐसा शासक था साथियों, भारत आज़ादी के बाद इनने
इसमें 4 सदस्यीय प्रजा मंडल की स्थापना की और भारत में इसका विलय कर दिया और उत्तर प्रदेश का यह एक जिला बन गया था। अगला सवाल, प्राचीन ताम्रपत्र। तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर गढ़ नरेश राजा जगतपाल के समय 455 ईस्वी में माना जाता है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर जो है गढ़ नरेश राजा जगतपाल के समय बनवाया गया था प्राचीन ताम्रपत्र के हिसाब से 455 ईस्वी में। अगला सवाल, 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन, जिसको मिस कैथरीन हैलीमैन के नाम से हम जानते हैं, को कौसानी भेजा और जहां पहुंचकर उसने किस आश्रम की स्थापना की? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी सरला बहन ने। अगला सवाल, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी 2 बहनें हैं जिन्हें सर्वप्रथम का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो कमला और बसंती जो थी लक्ष्मी आश्रम में जुड़ी एक ऐसी बहनें थी, दोनों बहनें थी कमला बसंती, जिन्हें इसका सर्वप्रथम व्यापक प्रचार प्रसार किया। अगला सवाल, गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीराबहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया। तो पशुलोक की स्थापना की थी जो दूसरी शिष्या थी गांधी जी की, मीराबहन ने। तो पशुलोक की स्थापना किसने की थी आता है, तो आपको याद रखना है मीराबहन ने की थी। कहाँ पे की थी? ऋषिकेश में। अगला सवाल, राज्य की भाषा में कुमाऊनी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार का नाम बताइए। तो अल्मोड़ा अखबार, जिसके संपादक आप लोग बुद्धि बल्लभ पंत आप लोग जानते होंगे, 1871 से 1918 तक जो है अल्मोड़ा अखबार चला और अंतिम समय में अल्मोड़ा अखबार किसके नेतृत्व में आया? बद्रीदत्त पांडे। तो इसके जो पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे, आप लोग समझते हो। अल्मोड़ा अखबार कुमाऊनी भाषा के बाद गढ़वाली भाषा का वह कौन सा अखबार था जिसका प्रकाशन 1905 में विश्वभर दत्त चंदोला ने किया? गढ़वाली एक समाचार पत्र जो है 1905 प्रकाशित होने लग गया, मतलब पहले आ गया था। 1905 में विश्वभर दत्त चंदोला के संपादन में आना शुरू हो गया, जो कि गढ़वाली भाषा का अखबार था, जो कि अल्मोड़ा अखबार के बाद आना शुरू हुआ। अगला सवाल, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद 1918 में बंद हो गया था। बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से साथियों इस अखबार के बंद होने के बाद साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या है? शक्ति। अगला सवाल, भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया? तो भैरव दत्त के संपादन में कर्मभूमि 1939 से शुरू हुई, लैंसडाउन पौड़ी से। 1941 में देहरादून से शुरू हुआ, तो युगवाणी शुरू किया गया देहरादून से 1941 में। कुली बेगार प्रणाली का अंत कब हुआ? तो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में उसमें उत्तरायणी मेला चल रहा था। उसमें हमारे बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत ऐसे जो हमारे आंदोलनकारी थे, उनने इस कुली बेगार कुप्रथा का अंत कर कर इस कुप्रथा को हमारे उत्तराखंड के सदा के लिए समाप्त कर दिया था। वो दिन था 13-14 जनवरी 1921। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। तो टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 25 जुलाई 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो सिरदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल के बाद उनका जो है यहाँ पे निधन हो गया था। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल की स्थापना की गई। तो 1939 में हुई प्रजा मंडल की स्थापना। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए क्रमशः। तो टिहरी राज्य आंदोलन जब उस समय चल रहा था, उसमें सकलाना विद्रोह हुआ 1947 में और कीर्तिनगर आंदोलन हुआ 1948 में। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो गया था और टिहरी जो राज्य उस समय का था साथियों, उसका विलय भारत में होकर उत्तर प्रदेश का जनपद बन गया था। अगला सवाल, टिहरी को उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जिला बना 1 अगस्त 1949 को। अगला सवाल, ढोलापाल की आंदोलन संबंधित था। ढोलापाल की जो आंदोलन था साथियों, वो संबंधित था शिल्पकारों से या दलितों से। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने। कनकटा बैल आंदोलन संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य है भूमिहीनों पर भूमि वितरण करना। अगला सवाल, राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? महिलाओं के द्वारा। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नाम था? तो नशा नहीं रोजगार दो शराब विरोधी आंदोलन का नाम था।
राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद उत्तराखंड में विश्वविद्यालय खोलने की जद्दोजहद शुरू हो गई और इसके लिए विश्वविद्यालय आंदोलन शुरू हो गया। एक लंबे संघर्ष के बाद 1973 में फाइनली हमें उत्तराखंड के 2 क्षेत्रों में कुमाऊं और गढ़वाल में एक एक विश्वविद्यालय मिल गया। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई? तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई 1938 में। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो, इसके लिए पहली मांग जो उठी 1938 में उठी। 1938 में श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग को लेकर गठित किया गणदेश सेवा संघ। अगला सवाल, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में हिमालय और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन होना था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। पृथक राज्य हेतु उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ 1976 में। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका? तो त्रिवेंद्र पवार ने संसद में, साथियों संसद का कार्य उस समय गतिमान था, एक पत्र बम फेंक दिया। उत्तराखंड क्रांति दल का वो कार्यकर्ता था। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ 1988 में। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ 1989 में। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रस्ताव किसने रखा? जसवंत सिंह बिष्ट ने। अगला सवाल, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राजनीतिक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? पृथक राज्य उत्तराखंड हो अपने एक राजनीतिक पार्टी थी भाजपा, साथियों, जो भी कार्यरत हमारे उत्तराखंड में, पूरे केंद्र में भी। तो उसने अपने घोषणा पत्र में अलग राज्य बनेगा करके अपने घोषणा पत्र जो करते हैं चुनाव के टाइम, उसमें शामिल किया था। अगला सवाल, 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा नए राज्य संबंधी जारी जो दस्तावेज है उसमें अपनी राजधानी बनाई गैरसैंण चंद्र नगर में। 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की गई। तो कौशिक समिति गठित हुई उत्तराखंड की अलग राज्य की मांग जो हो रही थी उस समय, उसके लिए राज्य की संरचना राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में। उस समय यूपी में मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे। तो कौन सी समिति गठित हुई? कौशिक समिति। तो कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट साथियों कब गठित? 1 साल बाद दे दी थी और उनने गैरसैंण को ही इसकी राजधानी की सिफारिश की। तो 1 सितंबर, हालांकि साथियों हमारी राजधानी फिर देहरादून हुई। 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड को उत्तराखंड के इतिहास में माना जाता है काला दिवस के रूप में, जिसमें हमारे जो उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड आंदोलनकारी थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी खटीमा में। अगला सवाल है साथियों, किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे बनवासी जागे है, चिपको आंदोलन के ये नारे हैं? किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन जो गौरा देवी ने प्रारंभ किया हुआ था, इसको देश विदेश में पहुंचाने और इसको जागरूकता लाने का कार्य जो किया सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। अगला सवाल, 1977 में वनों की नीलामी के विरोध में जो आंदोलन चला वो था राज्य स्तरीय। अगला है साथियों आंदोलन, ढूंगी पतौली का आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध चला था? बांज वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध चला था ढूंगी पतौली आंदोलन चमोली जनपद में। अगला सवाल, 80 के दशक में उफरीखल गांव पौड़ी में युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला गया? तो पानी रखो आंदोलन चला था उफरीखल गांव में युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में। तो सच्चिदानंद भारती ने किस संस्थान की
किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना सत्यनारायण भारती ने की और इससे फर्क यह हुआ कि वनों की अंधाधुंध कटवाई रुक गई। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के विलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला? तो रक्षा सूत्र आंदोलन। तो रक्षा, जिस पेड़ की रक्षा करनी होती है उसमें धागा बांध दिया जाता था, इसकी रक्षा हम करेंगे। इस तरह से गांव में पूरे बट गए थे कि इस पेड़ की रक्षा तुम करोगे, इस तरह का एक आंदोलन चला था। तो रक्षा सूत्र आंदोलन जो हुआ वृक्ष के कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी में प्रारंभ किया गया। गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती आंदोलन का सूत्रधार था कल्याण सिंह रावत। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? मैती आंदोलन में। इसमें क्या होता है साथियों, मैती आंदोलन में हम आपको बता दें एक बार, मैती आंदोलन में जब महिलाएं होती हैं साथियों, वो अपनी मायका जाती हैं। जब शादी होती है, शादी के दिन क्या करते हैं, शादी के दिन जो वर वधू होते हैं एक पेड़ लगाती है, पेड़ अपने मायका में लगाती है और वहाँ पे मायका वालों को इसकी रक्षा करनी होती है। तो इस तरह से यह आंदोलन है पेड़ों के विरुद्ध ही है, बेसिकली अभी पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। 1939 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वधर दत्त सकलानी को कहा जाता है। तो विश्वधर दत्त सकलानी को हम कहते हैं वृक्ष मानव। फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था 1982 में। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान में है, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय है नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला सवाल, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय भी टिहरी में ही है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय भी देहरादून में है। गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय भी टिस्सर में ही है। गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय ये भी अल्मोड़ा में है। पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? किशोर लाल वैद्य की रचना है पहाड़ी चित्रकला। ऐपण, ज्यूत, मातृका, परकीर्ण, पौ, डिकोर आदि उदाहरण है लोक चित्रकला के। मोलाराम के पूर्वज हरदास जो थे किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? तो मुगलों के जो दरबार में चित्रकारी करते थे हरदास जो मोलाराम के पूर्वज थे, और सुलेमान सिको जो है उनको यहाँ पे लाया था उत्तराखंड में गढ़वाल में। गढ़वाल क्षेत्र में माघ की चांदी रात किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य को कुमाऊं में कहते हैं जोड़ा नृत्य। श्रावण मास में एक माह का श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में। चंपावत के देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन लड़ा जाने वाला प्रथम युद्ध पत्थर युद्ध का नाम बताइए। बगवाल मेला या असौड़ी कौतिक हम कहते हैं साथियों। काशीपुर के पास स्थित बाला सुंदरी देवी में यहाँ कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर उधमसिंह नगर के पास स्थित तो बालासुरी या कुंडेश्वरी देवी के वहाँ पे कौन सा मेला लगता है? तो चैती मेला प्रसिद्ध है काशीपुर में। अगला सवाल, उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा जो सेवा शुरू हुई कब से शुरू हुई? 108 शुरू 2008 से शुरू है जो 108 सेवा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह विस्तार योजना स्वशक्ति योजना है। राज्य में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 38.39%। चलिए कुछ कुंडों को जानते हैं और कुछ जो रहस्यमयी स्थल हैं उनको भी आपको इसमें कवर अप देते हैं। तो कुछ कुंड हैं साथियों जो इम्पोर्टेंट हैं। तप्त कुंड कहाँ पर स्थित है? तो तप्त कुंड है बद्रीनाथ चमोली में। सूर्य कुंड स्थित है यमुनोत्री उत्तरकाशी में। गंगानी कुंड स्थित है उत्तरकाशी में। गौरी कुंड स्थित है रुद्रप्रयाग में। भौरी अमोला कुंड भी रुद्रप्रयाग में गौरी कुंड के पास ही है। भाव कुंड है जोशीमठ के पास में। कुछ आश्चर्यजनक और रहस्यमय स्थल भी हैं जैसे सुकाताल। सुकाताल कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। चितई मंदिर जिसे हम परमोच्च न्यायालय भी कहते हैं साथियों, न्याय का देवता, अल्मोड़ा में है चितई मंदिर। नल दमयंती ताल जो है नैनीताल में है। देवधुरा का पाषाण युद्ध कहाँ पे लगता है? चंपावत में लगता है बगवाल मेला। हाट कालिका मंदिर है पिथौरागढ़ गंगोली हाट में। पाताल भुवनेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, उत्तरकाशी तथा देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में प्रतिवर्ष विश्व संक्रांति को वो कौन सा मेला लगता है जो धनुष बाण तथा फरसे के युद्ध खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व मेला प्रसिद्ध है साथियों जौनसारी क्षेत्र में, जो कि उत्तरकाशी तथा देहरादून में भी लगता है। धनुष बाण तथा फरसे के युद्ध खेल के लिए यह प्रसिद्ध है। तो जौनसारी जो समुदाय है इसको ये लोग खेलते हैं। तो आपको याद रखना है विश्व मेला प्रसिद्ध है जो धनुष बाण के लिए, क्योंकि यहाँ पे उस समय खेले जाते हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के भटकुड़ी देवी के मंदिर पर वो कौन सा मेला लगता है जिसमें
चमड़े का गेंद खेला जाता है। तो चमड़े का गेंद खेला जाता है गेंदी मेले में, जो प्रसिद्ध है पौड़ी जनपद में भटकुड़ी देवी मंदिर में। बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है। तो गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है पौड़ी जिले में। अगला सवाल, टिहरी के सुकंडा देवी के मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सुरकंडा उत्सव मनाया जाता है टिहरी जनपद में सुकंडा देवी के मंदिर परिसर में। नंदा राजाद यात्रा पूरी की जाती है। तो 19 से 20 दिन में नंदाराज यात्रा पूरी की जाती है। यह यात्रा कितने वर्षों के अंतराल बाद लगती है? तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद उत्तराखंड में हमारा मनाया जाता है नंदा राजात पर्व, और एक यात्रा शुरू होती है। 19 से 20 दिन तक यह यात्रा चलती है। नंदर राज यात्रा के समय किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही? तो चांदपुर गढ़ी के कुंवरों के द्वारा यह शुरू होती है नंदा राज यात्रा। इस यात्रा में कुमाऊं के लोग कहाँ मिलते हैं? तो 10वें दिन नंद केसरी में कुमाऊं के लोग यहाँ पे मिलते हैं 10वें दिन जब से यात्रा पर शुरू होती है। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तो जौनसार बाबर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। पहले जौनसारी में प्रचलित था, क्या था? पहले जौनसारी में बहुपति विवाह, यानी एक पति के कई स्त्रियां हो सकती थी, पत्नियां हो सकती थी। तो जौनसारियों का धर्म है हिंदू धर्म। जौनसारियों के प्रमुख देवता है महासु। जौनसारी अपने को मानते हैं पांडवों का वंशज। जौनसारी का मुख्य तीर्थ स्थल है हनोल, और जौनसारी माघ त्यौहार मनाते हैं पूरे माघ में। भादो महीने में जौनसारी जो है जांगड़ा नामक त्यौहार मनाते हैं, जो कि महासु देवता का है। अगला सवाल, राज्य में कुल थारू आबादी में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं उधम सिंह नगर में। जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजाति समूह है थारू। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में दूसरा बड़ा जनजाति समूह भी सबसे बड़ा जनजाति समूह है थारू, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सामान्यतः थारू को माना जाता है किरात वंश का। थारू स्वयं द्वारा निर्मित शराब को कहते हैं जाड़। अगला है, इनमें विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को कहा जाता है लठ भरवा भोज। थारू किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं ज्येष्ठ और बैसाख के महीने में। कौन? थारू लोग। होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य फेमस है थारू लोगों के लिए। ये होली के अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। अगला आता है, बोक्सा राज्य के किसके जनपद में निवास करते हैं और कहाँ पर सर्वाधिक है? तो बोक्सा जनजाति निवास करती है हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में। तो बोक्सा राज्य के नैनीताल जनपद में रहते हैं, उधम सिंह नगर में रहते हैं, देहरादून में पौड़ी जनपद में ये निवास करते हैं। अगला सवाल है, देहरादून में बोक्सा को कहा जाता है? तो देहरादून में बोक्साओं को कहते हैं हम महर बोक्सा। अधिकांश विद्वान इन्हें मानते हैं पंवार राजपूत घराने का। नैनीताल और उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र को कहते हैं हम बुक्साड़। बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसते थे? तो बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसे थे साथियों? बनबसा चंपावत में। जौनसार बाबर के प्रथम कवि हम मानते हैं पंडित शिवराम को। बोक्सा लोगों सर्वप्रथम त्यौहार व मेला है चैती मेला। मूल विनिमय प्रथा जो प्रचलित है राजियों में। तो राजियों की बोली है मुंडा। राजी लोगों की जनसंख्या सबसे कम, अधिकांशतः राजी कहते हैं पिथौरागढ़ में। बनरौत और बनरावट जंगल के राजा आदि कहा जाता है राजियों को, जो राजी जनजाति हमारी बनरौत। राजी किस प्रकार की शिल्प में निपुण होते हैं? काष्ठ शिल्प में। राजी के मुख्य देवता को हम कहते हैं बागनाथ। कर्क और मकर की संक्रांति भी मनाते हैं ये जो राजी जनजाति है। राजी अधिकांश निवास कहाँ पे करते हैं? झोपड़ियों में निवास करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा राजी हमें मिलते हैं अभी जो राजी जनजाति के लोग वो मिलते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। टिहरी डैम का नाम क्या है साथियों? स्वामी रामतीर्थ सागर हम टिहरी डैम को कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ सागर की जल धारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर। तो स्वामी रामतीर्थ सागर की जल धारण क्षमता है 354 करोड़ घन मीटर। टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश की पेयजल के लिए निर्धारित कोटा है 200 क्यूसेक। टिहरी परियोजना के कारण लगभग कितने लोगों को पुनर्वासित करना पड़ा? 1 लाख लोगों को टिहरी परियोजना के कारण पुनर्वासित करना पड़ा। टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया गया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा। अब तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था रही है मनी ऑर्डर की व्यवस्था।
केंद्र द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 2 मई 2021 को केंद्र द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह 11वां हिमालयी राज्य है, 11वां पर्वतीय राज्य है। राज्य के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक और कृषि श्रमिक हैं कितने हैं साथियों? राज्य में जो कुल कार्यशील जनसंख्या है इसमें 27% है, इसमें कृषक जो है 60.38% है। अगला है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 50% जो है कृषि कार्य में महिलाओं की यहाँ पे भागीदारी है। राज्य का सबसे प्रमुख कर का स्रोत है बिक्री या व्यापक कर। 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है, तो 11%। देश के 22वें राज्य के रूप में वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2005 को। अगला सवाल, राज्य में आरबीआई की शाखा कब और कहां खोली गई? तो राज्य में 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई की शाखा खोली गई। राज्य का एकमात्र ग्रामीण बैंक है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा आस्थान है एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर में। किस औद्योगिक पहाड़ के भीतर छापने के लिए कस्तूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? अगला सवाल, कुछ जो है साथियों पुरस्कार और उनको कुछ व्यक्ति जो हमारे उत्तराखंड के उनको जो लेखक हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए और उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ आपके लिए। तो सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1992 में। लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1997 में। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सन 2000 में। वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2004 में। अगला सवाल है साथियों, ढोला पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही है? तो जयानंद भारती ने ढोला पालकी जैसी कुप्रथा जो हमारे उत्तराखंड में उस समय चली थी उसको समाप्त किया था। उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द लगाया साथियों कि दलितों को शिल्पकार नाम से जानना शुरू किया और उनको यह नाम दिया। टमटा सुधार सभा यानी शिल्पकार सभा का गठन 1905 में किसके द्वारा किया गया? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने ही शिल्पकार शब्द जोड़ा दलितों के नाम के आगे और शिल्पकार सभा का गठन 1905 में इनके द्वारा किया गया। सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? तो समता करके हरिप्रसाद टमटा ने साथियों सामाजिक चेतना फैलाने के लिए 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक साप्ताहिक पत्र जो है प्रकाशन किया। 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूरी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने किस सम्मान से सम्मानित किया? तो राय बहादुर के सम्मान से सम्मानित किया गया था घनानंद खंडूरी को। उत्तराखंड के वृक्ष मानव की संख्या किसे दी गई? विश्वोत्तर सकलानी को। चिपको आंदोलन के लिए डालियो या दुगड्डा संगठन बनाया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया 1982 में। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहुंचाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने और सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1981 में। अगला सवाल, वृक्ष मित्र संस्था द्वारा वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा को 1986 में। इंडियन म्यूजिक की रचना की स्वामी राम ने। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। वन्य जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की? कल्याण सिंह रावत। मैती इनको कहते हैं इनका उपनाम। कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाया? शौर्य वन के नाम से कल्याण सिंह रावत ने कारगिल शहीद जो हुए थे हमारे उत्तराखंड से तो उनकी स्मृति में यहाँ पे वन रोपण किए गए, उनका नाम शौर्य वन रखा गया। रावत ने मैती या माइका नामक वन आंदोलन शुरू किया 1995 में। किस पर्यावरण संरक्षण को खनन माफियाओं से लोहा लेने के रूप में जाना जाता है? अवधेश कौशल को हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए खनन माफियाओं को लोहा देने के लिए, मतलब उनसे लोहा लेने के लिए। मौलाराम एक चित्रकार के साथ साथ हिंदी फारसी तथा संस्कृत के
विद्वान भी थे, लेखक भी थे। इन गढ़ राजवंश पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी और किस भाषा में? ब्रज भाषा में। मोलाराम ने कौन सा पंथ चलाया था? मनमंथ पंथ। गढ़वाल के जो गांधी थे इंद्रमणि बड़ौनी पहले लोक कलाकार थे। ये किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? चौफला केदार नृत्य थे। नारायण सिंह थापा किस विधा के कलाकार थे? सिम्टोग्राफी। भीमताल में किसके अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? यशोधर। साथियों, राज्य सरकार को भी कुछ पुरस्कार दिए गए थे, उनको हम आपको बताते हैं। तो 2004 में भारत सरकार ने राज्य सरकार को बेस्ट प्रैक्टिसेज पुरस्कार से नवाजा गया। तो बेस्ट प्रैक्टिसेज पुरस्कार मिला था 2004 में उत्तराखंड सरकार को। 2004 में बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के लिए एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार दिया गया था राज्य सरकार को। 2000 में बेस्ट डोमेस्टिकल टूरिज्म पुरस्कार कोलकाता एवं हैदराबाद में आयोजित जो पर्यटन मेले हैं उसमें मिला था उत्तराखंड को। 2004, 5, 6 में 20 सूत्री कार्यक्रम में देश में प्रथम था हमारा उत्तराखंड राज्य। 2006 में दिल्ली में आयोजित द्वितीय फ्लोरो एक्सपो 2006 में प्रथम पुरस्कार मिला था किसको? उत्तराखंड राज्य को। 2007 में पर्यटन के क्षेत्र में डेस्टिनेशन हेरिटेज कल्चर व टूरिज्म डेस्टिनेशन टूरिज्म अवार्ड दिया गया था 2007 में। सौर ऊर्जा में 2010 में तेजी से अग्रणी होने पर राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड को पुरस्कृत किया गया था। साक्षरता में तेजी से वृद्धि के लिए केंद्र द्वारा उत्तराखंड राज्य को 2011 में सत्येंद्र मित्र पुरस्कार से नवाजा गया था। तो साथियों, ये हो चुके हैं हमारे आज की सीरीज कंप्लीट। फिर मिलूंगा मैं आपके समय उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इसी धमाकेदार सीरीज के साथ आपके समय ऐसे ही। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।